हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले वर्नर्स थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो क्या होता है और इनके लिमिटेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्नर्स थ्योरी क्या है, जैसे इसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। तो यहाँ पे जो वर्नर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, जो कॉम्प्लेक्सेस या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके बाइंडिंग नेचर को एक्सप्लेन किया था। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बाइंडिंग किस तरह होती है उसको एक्सप्लेन किया था। किसने? वर्नर ने एक्सप्लेन किया था, है ना। और वर्नर ने एक्सप्लेन कब किया था इसको एक्सप्लेन किया था 1893 में। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, है ना। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला और ये वर्नर्स ने इस थ्योरी को दिया था, अपने थ्योरी को यानी 1893 यानी 1893 में। ठीक है, तो देखिए जो बर्नर के अकॉर्डिंग जो है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उनके पास दो तरह की वैलेंसीज होते हैं। एक होता है प्राइमरी वैलेंसीज, मतलब एक तरह का होता है, और दूसरे तरह का होता है सेकेंडरी वैलेंसीज, है ना। यानी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू वर्नर्स theory, central metal ion of complexes possesses two types of valencies। यानी वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो दो तरह की वैलेंसी रखता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो यानी कॉम्प्लेक्सेस के पास कितने तरह की वैलेंसीज होगा, यानी टू टाइप्स, है ना। कौन सा? प्राइमरी वैलेंसीज, है ना, या प्राइमरी वैलेंसीज या प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका, यहाँ पे दूसरा जो होगा वो होगा, यहाँ पे सेकंड जो होगा वो होगा सेकेंडरी वैलेंसीज या सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है प्राइमरी वैलेंसीज, है ना, प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होता है। देखिए प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो हमेशा जो है आयोनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, यानी ये कैसे होते हैं? आयोनाइजेबल। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज कैसे होते हैं? आयोनाइजेबल। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, है ना, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और ये आपका होता है इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज होता है वो होता है प्राइमरी वैलेंसी के प्राइमरी वैलेंसी, है ना। और जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो हमेशा होता है सेटिस्फाइड ऑलवेज निगेटिव आयन, है ना, निगेटिव आयन, या फिर हम इसे बोलते हैं लिगेंड्स, है ना। क्या बोलते हैं इसे? लिगेंड्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। अब इधर देखिए प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किससे सेटिस्फाइड होता है? निगेटिव लिगेंड से, है ना, या निगेटिव आयन से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसीज होते हैं ये इनको कंसीडर किया जाता है किसके बराबर होते हैं? ये इक्वल टू होते हैं, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, है ना। तो ये किसके इक्वल होते हैं? हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के। ठीक है, तो आपको ये देखना है यहाँ पे, यानी जो आपका प्राइमरी वैलेंसीज होंगे या प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन नंबर किसके? सेंट्रल मेटल आयन के। ठीक है, तो जैसे अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख ले रहे हैं, है ना। एक एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CONH3, हमने ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका बना दिया है ना, ये 6 और ये Cl3। ठीक है, अब अगर हम इसको वाटर में घोलेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? CONH3 होल 6 और यहाँ पे 3+ और यहाँ 3Cl माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केवल आयोनाइजेबल पार्ट कौन सा है? Cl माइनस। NH3 यहाँ पे जो न्यूट्रल लिगेंड है ये आयोनाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आयोनाइज क्या हुआ? केवल Cl। इसका मतलब Cl किस वैलेंसी से जुड़ा हुआ है?
प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है यहाँ पे कोबाल्ट 3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का क्या है 3+ है ना, कोबाल्ट 3+ में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे जितना कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज है उतना ही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब दोनों बराबर है। तो इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी किसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो गया, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर ही हमेशा लिखना है। ये आपका क्योंकि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम आयोनाइजेबल पार्ट देखें तो कभी कभी क्या होता है कि आयोनाइजेबल पार्ट 2 ही होता है ना, तो उसके वजह से आप फिर कहेंगे उसकी जो है प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 है। तो ऐसा नहीं, आपको देखना है क्या ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। और प्राइमरी वैलेंसी पे ध्यान रखना है कि ये किससे सेटिस्फाइड होते हैं निगेटिव आयन से, ठीक है। अब आपका हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना, सेकेंडरी वैलेंसी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। यानी कैसा हो जाएगा, ये आयोनाइजेबल था तो ये कैसा हो जाएगा नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, यानी ये सॉल्वेंट में जो भी ग्रुप जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े होते हैं वो आयंस में नहीं टूटते, यानी आयंस में ब्रेक नहीं होते या बॉन्ड उनका नहीं ब्रेक होता है, ठीक है। तो और सेकंड क्या है यहाँ पे, ये होता है डायरेक्शनल, है ना। अब सेकेंडरी वैलेंसी कैसा होता है, ये प्राइमरी तो नॉन डायरेक्शनल था, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कैसा होता है, ये होता है डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शनल का मतलब इससे भी जो भी ग्रुप या बॉन्ड जुड़े होंगे या जो भी ग्रुप जुड़ा होगा पोजीशन फिक्स्ड होगा, वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आयोनाइजेबल है ना, तो इसका मतलब आयन से तो इधर उधर डायरेक्शन में रैंडमली क्या करेंगे मूव करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये हमेशा इक्वल होता है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहीं पे एग्जांपल ले ले, इसी को यहाँ फिर एग्जांपल ले लेते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। तो जैसे आपने क्या किया यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं CONH3 होल 6 और Cl3, ठीक है। तो इसको हमने वाटर में घोला तो क्या बना CONH3 होल 6 और 3+ और 3Cl-, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयोनाइजेबल पार्ट Cl हो गया Cl-, लेकिन NH3 यहाँ से नहीं ब्रेक हुआ। इसका मतलब NH3 किस वैलेंसी से जुड़ा होगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा होगा। तो यानी 6NH3 यानी क्या है कोबाल्ट CO3+ से क्या हुआ है ये अटैच्ड है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे आपका कितने हो गया 6NH3 से अटैच्ड है, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब हो गया तो इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी इसका हो जाएगा 6, यानी किसके बराबर है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाइड हो सकता है और निगेटिव आयन से भी सेटिस्फाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी से जो है न्यूट्रल लिगेंड भी जुड़े हो सकते हैं और जो निगेटिव आयन से वो भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी से कौन जुड़े होते हैं, निगेटिव लिगेंड्स या निगेटिव आयंस जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ये डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो डायरेक्शनल नेचर के कारण ये शो करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। यानी ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। तो यानी जो कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल सेंट्रल मेटल आयन है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के डायरेक्शनल नेचर के कारण क्या शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल सिंपल एग्जांपल ले लें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें CONH3 होल 4 Cl2 ये प्लस, है ना। अब देखिए ये आपका एक है कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए और ये चूंकि यहाँ पे देखिए ये 4NH3 और 2Cl ये दोनों किससे जुड़े हैं, सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री बनाए तो ये होगा ऑक्टा
हेड्रल, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल में अगर हमने 2 Cl का पोजीशन एडजेसेंट कर दिया है ना, यानी पास पास में कर दिया, ठीक है, तो अब ये कौन सा आइसोमर बना, यहाँ पे इस पे एक प्लस पूरा हो गया। अब 2 Cl एडजेसेंट पोजीशन में है तो ये आपका हो गया सिस आइसोमर, ठीक है, मतलब सिस आपका यहाँ पे एक आइसोमर बन गया। इसी तरह अगर हम दूसरा यहाँ बना दें CO और ये आपका, अब Cl कहाँ कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब Cl अपोजिट डायरेक्शन में चले आए, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो कोई ग्रुप यहाँ पे, तो कौन सा होता है, ये होता है ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ट्रांस आइसोमर यहाँ पे ये क्या होगा, बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी, अब इसका जो बांड है, इसका पोजीशन सभी का जो है यहाँ पे फिक्स्ड होगा, है ना, तो सारे वैलेंसी यहाँ पे यानी उनका पोजीशन बिल्कुल जो है एक फिक्स पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो जब सारे फिक्स पोजीशन पे होंगे तो क्या होगा, ये इधर उधर मूव नहीं करेंगे, यानी इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल के नेचर के कारण ही ये क्या शो किए, सिस ट्रांस आइसोमेरेज यानी स्टीरियो आइसोमेरेज ने शो कर दिए, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपको समझ में आ गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, एग्जाम में पूछता है कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरेज शो कर सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरेज शो कर सकते हैं, क्यों शो करते हैं, तो आप लोग आंसर देंगे कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल आयन की, वो डायरेक्शनल नेचर की होती है, जिसके वजह से उनके जो कॉम्प्लेक्स आयन के जो ज्योमेट्री होते हैं फिक्स ज्योमेट्री के होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, अगर वो फिक्स्ड है, इधर उधर मूव नहीं करेंगे, तो या तो वो सिस होंगे, ट्रांस होंगे, या फिर वो ऑप्टिकल में डी होंगे या फिर एल होंगे, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिक शो कर सकते हैं। लेकिन सिंपल साल्ट जो है, जैसे आपका यहाँ पे हम ले लें कोई सिंपल साल्ट ले लो, तो हम यहाँ पे देखिए ले ले Na2C2O4, अब ये आपका क्या सोडियम ऑक्सिलेट हो गया। अब सोडियम ऑक्सिलेट एक सिंपल साल्ट है, ठीक है, सिंपल साल्ट। अब देखिए ये आइसोमेरिक नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बांड आयनिक बांड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आयनिक बांड से जब जुड़ा होगा तो क्या होगा, वो जो है नॉन डायरेक्शनल होगा। जैसे यहाँ पे ये आयनिक बांड से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी वैलेंसी यानी आयोनाइजेबल है, तो यहाँ भी वैलेंसी ये आयोनाइजेबल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब फिर वो क्या करेंगे, वो कोई जो है स्टीरियो आइसोमेरिक शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सिलेट आपका किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाए और फिर उनके ग्रुप्स अलग अलग हों, तो वो फिर क्या शो कर सकता है, ये जो है स्टीरियो आइसोमेरिक शो कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वर्नर्स थ्योरी। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं वर्नर्स थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए वर्नर्स ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एक यानी कोबाल्ट थर्ड कंपाउंड्स पे, है ना, और फिर उन्होंने ये वेरीफाई कर दिया कि जो है प्राइमरी वैलेंसीज कैसे होते हैं आयोनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसीज कैसे होते हैं नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसीज यहाँ पे इन्होंने कोबाल्ट ये CONH3 यानी ये एक सीरीज कंपाउंड लिया और उन्होंने क्या किया, इसकी स्टडी किया और फिर ये बताया कि जो आपके यानी जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, जो प्राइमरी वैलेंसीज होते हैं वो आयोनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो है इस कंपाउंड को, है ना, यानी कोबाल्ट थर्ड कंपाउंड को यानी फर्स्ट कंपाउंड को इन्होंने क्या किया, एक्सेस जो है यहाँ पे एक्सेस ने ले लिया, एक्सेस अमाउंट में इन्होंने ले लिया AgNO3, ठीक है। तो जब AgNO3 इन्होंने लिया तो 1 मोल कंपाउंड से इनको मिला 3AgACl, इसका प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। तो क्या हुआ कि यानी 1 मोल से 3 मोल AgCl मिला, इसका मतलब यहाँ पे 3Cl माइनस जो है वो आयोनाइजेबल है ना। और इन्होंने क्या किया, इसको फिर जो है कंसंट्रेटेड HCl से एट इवन 100 डिग्री सेल्सियस इसको हीट किया, तो कोई अमोनिया नहीं इवॉल्व हुआ, नो अमोनिया इवॉल्व, है ना, नो अमोनिया इवॉल्व, है ना। इसका मतलब ये हुआ कोई अमोनिया इवॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया जितने भी अमोनिया है वो क्या है, सभी के सभी अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये Cl आयोनाइजेबल है, AgCl बन गया, तो जितने भी Cl है यानी 3Cl किस वैलेंसी से जुड़े हैं, प्राइमरी वैलेंसी से, ठीक है। इसके बाद क्या, इसका जो कंडक्टेंस मेजर किया है ना, यानी जो कंडक्टेंस मेजरमेंट इसका जो हुआ है ना, तो कंडक्टेंस मेजरमेंट ये बताया
इसमें टोटल जो आयंस है वो है 4 आयंस है ना। कितने आयंस है? 4 आयंस। अब देखिए 4 आयंस कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए इसका मतलब अगर हम इसके 3 क्या हो गए? 3Cl माइनस, तो एक कोई आयन होगा, वो होगा कौन सा आयन? देखिए यहाँ पे हम इसको देख, तो यहाँ पे देखिए CONH3 होल 6Cl3 है ना। अगर इसको हम वाटर में घोल दें तो क्या हो जाएगा? 3Cl माइनस क्या होगा? यहाँ से 3Cl माइनस अलग हो गया, ठीक है। तो बचा क्या? CONH3 होल 6 और 3 प्लस आयन। तो कितने आयंस हो गए टोटल? 4 आयंस हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये कितने आयंस है? यहाँ पे टोटल 4 आयंस है और 3Cl माइनस किस वैलेंसी से जुड़ा हुआ है? जो कि प्राइमरी वैलेंसी जितने सेटिस्फाइड है, और NH3 किससे सेटिस्फाइड है? ये है कोबाल्ट 3 प्लस के सेकेंडरी वैलेंसी जो है उनसे सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया कि यहाँ पे तीनों प्राइमरी 3Cl माइनस प्राइमरी वैलेंसी से और 6NH3 जो है किससे जो है सेटिस्फाइड है? सेकेंडरी वैलेंसी से, ठीक है। तो इसके आधार पे देखिए जो वर्नर ने जो थ्योरी दिया इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखने का, वो जो है यहाँ पे क्या बताया कि जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े होते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका क्या है, और जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था उसका क्या कहते हैं इस कंपाउंड का, वो कैसे? CO। इन्होंने क्या, जो सेकेंडरी वैलेंसी से जो जुड़े होते हैं उनको कह दिया कि ये जो जुड़ेंगे, इसको इन्होंने बता दिया कि ये जो सॉलिड लाइन से जुड़े होंगे, है ना। तो सारे NH3 किस लाइन से जुड़ गए? यहाँ पे सॉलिड लाइन से जुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह, ठीक है, यहाँ पे सारे NH3 सॉलिड लाइन से जुड़ गए, है ना। और जो आपका यहाँ पे Cl है तो वो आपका किस वैलेंसी से जुड़ा होता है? प्राइमरी वैलेंसी से। तो इसका मतलब ये जो आपका डैश्ड लाइन हो गया, है ना, यानी Cl, और ऐसे क्या हुआ? ये Cl, है ना, ऐसे ये क्या हुआ? Cl, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये 3Cl किस वैलेंसी से जुड़ गए? प्राइमरी वैलेंसी से, ठीक है। तो यानी ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया सेकेंडरी वैलेंसी, और जो डैश्ड लाइन है उसे प्राइमरी वैलेंसी से। अब चूंकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी वाले हैं इनका डायरेक्शन फिक्स्ड होगा, लेकिन ये Cl जो डैश लाइन से बने हैं इनका कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह इन्होंने इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो जब इसको क्या किया, इसको भी इन्होंने AgNO एक्सेस अमाउंट AgNO3 से किया, तो यहाँ पे इन्होंने पाया कि केवल 2 AgCl बना, है ना। मतलब 1 मोल से 2 मोल AgCl बने। इसका मतलब कितने Cl माइनस आयोनाइजेबल है? केवल 2 Cl माइनस आयोनाइजेबल है, और यहाँ पे टोटल कितने? 3Cl, है ना। तो यहाँ पे 1 Cl आयोनाइजेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो Cl आयोनाइजेबल नहीं है वो जा चुका है सेकेंडरी वैलेंसी में, ठीक है। और अगर इसको हम यहाँ पे क्या HCl से ट्रीट कराएं 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, तो कोई अमोनिया, नो अमोनिया, है ना, कोई अमोनिया यहाँ पे इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो 5 NH3 है वो किससे जुड़े होंगे? सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े होंगे। और कंडक्टेंस मेजरमेंट ये बताता है कि इसमें टोटल जो है 2 आयंस, तो ये हो गए Cl माइनस और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल कितने आयंस हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 3 आयंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आयंस होते हैं। अब 3 आयंस कैसे होंगे? देखिए यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे CONH3 होल 5, है ना, और Cl3, अब यहाँ पे इसको हम, अब देखिए क्या हुआ? 2 Cl माइनस बन गया, अब बचा एक क्या? कॉम्प्लेक्स आयन CONH3, अब होल 5, और एक Cl कहाँ आएगा? सेकेंडरी वैलेंसी में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हो गया 2 प्लस, ठीक है। तो ये आपका देखिए, अब ये आयोनाइजेबल पार्ट हो गया, एक Cl और NH3 5 NH3 वो कैसा हो गया? नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में दो, इससे क्या सिद्ध होता है कि 2 Cl माइनस प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, एक Cl और 5 NH3 किससे जुड़े हैं? यानी सेकेंडरी वैलेंसी पे, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने देखिए फार्मूला कैसे बनाया, जैसे इसको, ये तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया है, तो इन्होंने क्या किया, जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको किसमें इंक्लोज कर दिया? उसको इंक्लोज कर दिया इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में NH3 होल आपका 5 और Cl, और बाहर क्या लिख दिया? Cl2, ठीक है। तो इस तरह ये आपका कॉम्प्लेक्स जो फार्मूला हो गया किसका? इसका हो गया, ठीक है। अब इस तरह अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखिए सेकेंडरी वैलेंसी आपको सॉलिड लाइन से बनाना है ना।
ये आपने सॉलिड लाइन से बना दिया। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड लाइन पे क्या है, NH3 है। कितने NH3? 5 NH3 है। अब इन 5 NH3 को आपने सॉलिड लाइन पे बना दिया। एक Cl भी आ गया किस पे? एक Cl भी आ गया आपका सेकेंडरी वैलेंसी में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी दो बचे हैं, यहाँ पे दो Cl जो है वो है प्राइमरी वैलेंसी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे हम डैश लाइन से बना दिया क्या, यहाँ पे हमने डैश लाइन से बना दिया क्या, इसको हमने बना दिया प्राइमरी वैलेंसी, जो भी कैसे है आयोनाइजेबल पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर हम बर्नर थ्योरी को इससे देखें, इससे आयोनाइजेबल ना आए तो ये स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन क्या होता है इसमें जो एक Cl आपका अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यानी सेकेंडरी वैलेंसी में है, ये डुअल कैरेक्टर शो करता है यानी प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स यानी ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और +3 से सेटिस्फाइड कितने होंगे, यानी केवल 2 Cl माइनस नहीं सेटिस्फाइड होगा, कितने, 1 Cl और 3 Cl है ना। तो इसको डुअल नेचर के कारण जो आपका एक Cl यानी एनायन है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम सॉलिड लाइन और डैश लाइन दोनों से यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका 2 Cl कैसे है, ये तो प्राइमरी वैलेंसी से, लेकिन एक Cl वो डुअल नेचर शो कर रहा है ना। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया किसके लिए, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका जो है इस वाले कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स से, है ना। इसी तरह इन्होंने क्या किया, इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया। तो इस पे देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल 4 NH3 3 Cl, तो हम 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होना ही है, तो 2 Cl अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब हम अगर इसे AgNO3 के साथ ट्रीट कराएं, ठीक है, तो जब AgNO3 के साथ ट्रीट कराएंगे तो केवल एक ही मोल AgCl बनेगा, एक ही मोल AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब केवल एक Cl किससे जुड़ा है, प्राइमरी वैलेंसी से, ठीक है। यानी एक Cl जो है आपका, और यहाँ पे देखिए अब अगर HCl के साथ यहाँ पे नो अमोनिया इवॉल्व होगा, है ना, नो अमोनिया इवॉल्व, है ना। तो जब नो अमोनिया इवॉल्व होगा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चारों के चारों NH3 सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं, है ना। अब केवल प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ यानी आयोनाइजेबल पार्ट क्या है, यहाँ पे आपका है, आपका यहाँ पे एक Cl है, तो 2 Cl कहाँ चले गए, सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए, ठीक है। और अगर इसका कंडक्टेंस मेजरमेंट जब किया गया तो ये पाया गया कि देखिए एक Cl माइनस हो गया, है ना, और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो कितने आयंस हो गए, ये 2 आयंस टोटल, ठीक है। अब 2 आयंस हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको हम ऐसे देखें, यहाँ पे अगर हम इसको CONH3 होल 4 और Cl3, अब इसे हमने क्या करना है, आयोनाइज करा देना है। तो आयोनाइज देखिए यहाँ पे एक ही Cl आयोनाइजेबल है, तो एक Cl माइनस हमने बाहर कर दिया। अब बचा क्या आपका CONH3 होल 4 और Cl2, और ये आपका प्लस। तो देखो 2 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये Cl कैसा है, ये Cl अब सेकेंडरी वैलेंसी में आ चुका है और ये Cl प्राइमरी वैलेंसी में, ठीक है। तो इस तरह ये आयोनाइजेबल पार्ट हो गया, ये नॉन आयोनाइजेबल हो गया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे आपका CO हो गया, अब यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन आप नंबर बना ही दोगे, NH3 बना दो, आपका कितने NH3 है, 4 NH3 है, तो 4 NH3 आपने जोड़ दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 4 NH3 और यहाँ Cl और Cl, है ना। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी से कौन जुड़, एक ही Cl है ना, मतलब आयोनाइजेबल कितने हैं, एक ही Cl, तो एक आपने क्या बना दिया आयोनाइजेबल, एक Cl हो गया। 2 Cl जो है डुअल नेचर शो करेंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे, सॉलिड लाइन और डैश लाइन दोनों लाइन से क्या करोगे, इसको बना दोगे, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका जो कोबाल्ट यानी थर्ड कंपाउंड का तीसरा एग्जांपल है उसका हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका जो 4th नंबर वाला है, अब देखिए इसका जब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया गया, AgNO3, तो नो PPT, है ना, मतलब इसके साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया। इसका मतलब इसमें कोई आयोनाइजेबल Cl है ही नहीं है। और HCl के साथ भी, HCl के साथ नो अमोनिया इवॉल्व, है ना, नो अमोनिया इवॉल्व, है ना। और ये नॉट सो कंडक्टेंस, है ना, नॉट सो कंडक्टेंस, यानी ये कंडक्टेंस शो ही नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे कोई बाहर आयन निकलता ही नहीं, है ना। इसका मतलब NH3 और Cl, 3 NH3 और 3 Cl, है ना, माइनस, ये सब दोनों सेकेंडरी वैलेंसी में है, यानी नॉन आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल है ही नहीं है, ठीक है।
तो देखिए अब इसका भी स्ट्रक्चर, आप इसका स्ट्रक्चर भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इस तरह बना सकते हो। अब इसमें देखिए क्या है, कोई जो है NH3 है और NH3 है और NH3 है और Cl और Cl, ठीक है। अब इसमें कोई भी जो है आपका Cl आयोनाइजेबल नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये तो आप जानते हो Cl जो है डुअल नेचर शो करता है, तो इसको डबल ऐसे सॉलिड लाइन और डैश लाइन दोनों से बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसका हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे केवल Cl जो है, तीनों Cl और तीनों NH3 क्या है, ये नॉन आयोनाइजेबल है, ठीक है। तो ये तो हो गया, इस तरह इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं कैसे होते हैं, ये होते हैं आयोनाइजेबल होते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है। तो और उन्होंने इस तरह इनका जो कॉम्प्लेक्स लिखने का जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, इन्होंने बताया कि जो इस सेकेंडरी वैलेंसी में होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो प्राइमरी यानी जो आयोनाइजेबल पार्ट होते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया अब आपका, देखिए अब आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल और प्राइमरी वैलेंसी में, जिसे आयोनाइजेबल और प्राइमरी वैलेंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो 3Cl- से यहाँ भी सेटिस्फाइड है, 3Cl- आयन से यहाँ भी सेटिस्फाइड है, और 3Cl- यानी हर जगह Cl- 3Cl है ना। तो इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी हम यहाँ पे लेंगे वो हमेशा उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर ही लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो वर्नर्स थ्योरी, इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। तो वर्नर्स थ्योरी क्या किन किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा कि अभी जो वर्नर्स थ्योरी है इसमें कहीं कलर का जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, है ना, यानी ये कॉम्प्लेक्सेस जो कि कलर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, मतलब कॉम्प्लेक्सेस क्यों कलर्ड होते हैं इसको नहीं बताता है, ठीक है। और देखिए ये ना ही यानी दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर, एग्जैक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, उसका बिहेवियर कैसा है, यानी वर्नर थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कंपाउंड क्यों पैरामैग्नेटिक कोई हो गया, कोई कंपाउंड डायामैग्नेटिक क्यों हो गया, इसको वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। एंड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस आर स्क्वायर प्लेनर एंड सम आर टेट्राहेड्रल ऑफ सेम सेंट्रल मेटल आयन, यानी कुछ एक अगर एक ही सेंट्रल मेटल आयन है उससे उसके कुछ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं जबकि कुछ कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होते हैं, इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है NiCN होल 4 और 2- है ना, और इसी के साथ साथ हम ले लें NiCl4 2-, ठीक है। तो ये कैसा है, ये होता है टेट्राहेड्रल, जबकि ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर 2+, है ना, यहाँ भी 2+, ठीक है। केवल लिगेंड्स बदल गए, ठीक है, लेकिन अब इनकी देखिए ज्योमेट्री भी बदल गई, है ना। तो इसका मतलब ये आखिर में ऐसा हो क्यों गए, यानी कोई एक टेट्राहेड्रल हो गया, एक स्क्वायर प्लेनर हो गया, इसको एक्सप्लेन नहीं करता है ना। और देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्स आर डायामैग्नेटिक एंड सम आर पैरामैग्नेटिक ऑफ सेम मेटल है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। यानी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे FeCN होल 6 4-, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये होता है आपका डायामैग्नेटिक, है ना, ये होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ले लें FeF6 और आपका 4-, ठीक है, तो ये होता है पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। अब देखिए एक हो गया डायामैग्नेटिक और एक हो गया पैरामैग्नेटिक, तो इसका रीजन क्या है, यानी ये कॉम्प्लेक्स के कौन पैरामैग्नेटिक हो जाता है कौन डायामैग्नेटिक हो जाता है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी देखिए ये कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, है ना। अब कंपाउंड कलर्ड है ना, यानी वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो उसमें स्पेक्ट्रा आएगा तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना।
नॉट एक्सप्लेन रिएक्टिविटी, और जो कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी होता है उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हो गए इनके, कि ना ही ये कंपाउंड कलर क्यों होते हैं उसको एक्सप्लेन कर पाता है, कंपाउंड पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इस ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कोई कॉम्प्लेक्स एक ही मेटल आयन का टेट्राहेड्रल बन गया, एक ही का स्क्वायर प्लेनर बन गया, है ना। और ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कॉम्प्लेक्सेस क्या हो गए, सेम सेंट्रल मेटल आयन के डायामैग्नेटिक होगा और वही सेम सेंट्रल मेटल आयन का कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करेगा और ना ही कॉम्प्लेक्स के रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।